हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। ट्रिपल एस आर्मी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी वाला पर। बेटा, हम लोग माइंड मैप सीरीज के 4 लेक्चर्स कर चुके थे। आज हम लोग अपना 5वां चैप्टर, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इस चैप्टर का माइंड मैप सेशन करने वाले हैं। माइंड मैप सेशन के थ्रू आप अपने इस चैप्टर को अगले 20 से 30 मिनट के अंदर में बहुत ही क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। और यहां पर मैंने आपको 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए सारे पीवाईक्यूज भी दे रखे हैं। राइट, यानी कि जितने भी माइंड मैप के सेशंस आएंगे उसमें 2024 का पेपर, जिसको लोग कहते हैं कि बड़ा टफ पेपर आया था, उस पेपर का हर एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस आए हैं सारे ही बताऊंगा, ठीक है। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। इस कोड को स्कैन करो, ज्वाइन करो, या फिर फिजिक्स बाई शैलेंद्र सर ये नाम सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, यहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म और क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स की बात हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर मैग्नेट्स या फिर मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। देखो यार, मैग्नेट जो होता है वो आयरन का ऑक्साइड होता है। Fe3O4 को ही जनरली हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड ऑफ आयरन है, इसी को मैग्नेट कहते हैं। और Fe3O4 में जो आयरन है वो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पाया जाता है, यानी +2 और +3। तो Fe3O4 को अगर मैं FeO.Fe2O3 लिखूं तो भी वो सही होगा। तो मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास डायरेक्टिव और अट्रैक्टिव दोनों ही प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि अगर इस मैग्नेट को हम लोग लटकाएंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा अर्थ के अपने मैग्नेटिज्म के कारण। और अगर मैं इसके आसपास लोहे के कुछ हिलन को ले आऊंगा, आयरन फिलिंग्स ले आऊंगा, तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करेंगी। इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। देखो बेटा, मेनली 3 सब्सटेंसेस की ही बात क्यों किया है, क्योंकि ये जो तीनों सब्सटेंसेस होते हैं दे आर फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। अभी इसी चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस 3 तरीके का होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में आते ही बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। इसीलिए कोई भी जो मैग्नेट होता है वो आयरन, निकल और कोबाल्ट से बनी हुई चीजों को बहुत तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। फिर बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द हीप ऑफ आयरन फिलिंग्स, द एंड्स ऑफ द मैग्नेट शो मैक्सिमम अट्रैक्शन। यानी कि कोई भी मैग्नेट को अगर आप आयरन फिलिंग्स के आसपास लेकर के आएंगे तो मैग्नेट का जो एंड वाला जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन शो करता है, यानी सबसे ज्यादा मैग्नेटिक पावर उसके एंड्स में ही होती है, जिसको पोल्स कहा जाता है, ठीक है। हर एक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। When a magnet is suspended or pivoted freely, it aligns itself in geographical north-south direction, hence it shows डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर किसी भी मैग्नेट को आप उसके बीच से, उसके सेंटर ऑफ मास से अगर आप लटकाते हो तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है, ये उसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो ये आप सबको पता है, सेम टाइप के पोल्स रिपेल करते हैं जबकि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेट के जो पोल्स हैं हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, आइसोलेटेड साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब मैग्नेट इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन द मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड नियर इट। मैग्नेट के आसपास कोई भी ऐसा सब्सटेंस रखा जाएगा तो वो उस सब्सटेंस में भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लाने की कोशिश करता है, यानी उसके अंदर भी ये मैग्नेटिज्म को इंड्यूस करता है। फिर मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक डाइपोल का सिंपल सा मतलब हुआ, जैसे अगर ये कोई एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। नॉर्थ पोल बेटा पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और साउथ पोल निगेटिव की तरह बिहेव करता है। तो किसी भी एक मैग्नेट में अगर आप देखोगे तो 2 मैग्नेटिक चार्जेस होते हैं, और क्योंकि ये दोनों चार्जेस जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होते हैं इसलिए में हम लोग इसको मैग्नेटिक डाइपोल के नाम से जान सकते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, 2 इक्वल एंड अपोजिट पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। अगर इन दोनों के बीच की इस डिस्टेंस को 12 मान लिया जाए तो वैसे वहां जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था बेटा, बिल्कुल वैसे ही यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, विच इज मैग्नेटिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस, ठीक है। इसका डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ये बात ध्यान रखना। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन होता है। तो वही चीज यहां लिखा है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट विच इज इक्वल टू QL मल्टीप्लाइड बाई QM मल्टीप्लाइड बाई 12 वेक्टर। डायरेक्शन इसका साउथ से नॉर्थ होता है और इसका यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर, राइट। फिर पोल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ये जो हम लोग ने QM लिखा था इसी QM को पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, और वो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस पोल में कितनी पावर है किसी दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। तो कह रहे हैं द पोल स्ट्रेंथ QM इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक चार्ज, हेंस वी असाइन
द मैग्नेटिक चार्ज QM टू द नॉर्थ पोल एंड माइनस QM टू द साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है और साउथ पोल जो है वो निगेटिव की तरह बिहेव करता है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ही होता है। ठीक है, अगर किसी भी मैग्नेट को हम लोग कट करते हैं, जैसे ये मान लो कोई एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट को बेटा अगर हम लोगों ने कट किया किसी मिडिल वाले पॉइंट से, ठीक है, सेंटर से अगर हम लोग मैग्नेट को कट करते हैं तो इसका ये जो दोनों पोल्स होते हैं ना, ये पोल्स का जो स्ट्रेंथ है वो जस्ट हाफ हो जाता है, यानी कि ये बन जाएगा QM/2, ये भी बन जाएगा QM/2। यहां पर था माइनस QM, तो ये बन जाएगा माइनस का QM/2, ये बन जाएगा माइनस का QM/2। यानी कि अगर हॉरिजॉन्टली इस तरीके से एक्सिस के अलोंग अगर आप कट करते हो बेटा तो पोल स्ट्रेंथ भी जस्ट हाफ हो जाता है। और अगर इसी बार मैग्नेट को अगर हम लोग कट कर दें इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग, इस तरीके से अगर आप कट करते हो तो इसके पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये QM था, ये माइनस QM था, जैसे ही कट करोगे दो अलग अलग मैग्नेट्स बनेंगे, यहाँ माइनस QM हो जाएगा और इधर की तरफ QM हो जाएगा, तो दो सेपरेट मैग्नेट्स बन जाएंगे और उसके पोल स्ट्रेंथ पर बेटा कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे ये न्यूक्लियस है, लेट अस सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट मान सकते हैं। कोई भी जो करंट कैरिंग लूप जो होता है दैट बिहेव्स एज अ पोल, है ना, इधर फ्रंट से देखेंगे अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज है तो दिस विल बिहेव एज अ साउथ पोल, तो फ्रंट पोर्शन साउथ पोल है तो बैक पोर्शन इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, तो ये भी एक मैग्नेटिक डाईपोल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। अब यहां पर अगर तुमसे कहा जाए करंट की वैल्यू बता दो, तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। और मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया, तो करंट की वैल्यू हम लोग को यहां निकालनी पड़ेगी, ठीक है, और एरिया हमें पता है लूप का कितना होगा, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सो करंट इनटू पाई आर स्क्वायर, करंट और पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो EVR/2 निकल करके आता है, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर अगर एंगुलर मोमेंटम के साथ इसका रिलेशन देखा जाए तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस का E/2m टाइम्स एंगुलर मोमेंटम होता है। बेटा एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो जस्ट ऑपोजिट होता है। यहां पर अगर मैं आपसे बताऊं कि इसका रेडियस बेटा r के बराबर है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का बेटा डायरेक्शन आपको बताऊं तो एंगुलर मोमेंटम होगा m टाइम्स r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, है ना, m टाइम्स r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, तो r क्रॉस v अगर आप करोगे तो एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। जबकि अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो इसका है वो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर है, एंगुलर मोमेंटम जस्ट बाहर है, और उनके बीच का जो रिलेशन है वो ये है। और इसी मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का अगर रेशियो निकाल दोगे, यानी कि म्यू अपॉन एल कर दोगे, तो E/2m आ जाएगा, मैग्नीट्यूड E/2m आ जाएगा। इसी E/2m को गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहा जाता है, राइट। फिर आ जाए मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होता है। जैसे अगर कोई भी इस तरीके का ये मैग्नेट है तो मैग्नेट का एक्चुअली जो नॉर्थ और साउथ होता है बेटा वो एकदम किनारे किनारे नहीं होता है, तो इसकी ये जो लेंथ है ये इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ कहलाती है, ठीक है, ज्योमेट्री के हिसाब से जो बाहर से दिखाई पड़ रहा है। और इसके जो पोल्स होते हैं जो थोड़ा सा अंदर है, इनके बीच का ये जो लेंथ होता है ये मैग्नेटिक लेंथ कहलाता है। मैग्नेटिक लेंथ जो होता है वो ज्योमेट्रिक लेंथ का 84% होता है, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिक लेंथ अगर कभी करोगे तो 0.84 निकल करके आ जाएगा। फिर बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, द क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व इन द मैग्नेटिक फील्ड सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी कि कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्लोज्ड होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होते हैं बेटा ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्लोज्ड कर्व बनाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव पर बेटा खत्म हो जाती है। तो यही इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती हैं, नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ में आएगी और साउथ से वापस नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा सबसे पहली बात देखो लिखा हुआ है कि क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस कर्व्स बनाती हैं सच दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिगिन नॉर्मली फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर द साउथ पोल, है ना, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की लेंथ जो है वो
कम रिड्यूस हो सकती है। फॉर दिस रीजन टू अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू एक्सपैंड लेटरली, यानी कि वो लेटरली एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ये उनके बीच के रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद इन द मैग्नेट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ होती है, मैग्नेट के अंदर उसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। फिर कह रहे हैं इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड देन मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यानी कि अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होती हैं तो वो यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ही हम लोग मान के चलते हैं। फिर इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। फिर अगला पॉइंट है स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे जब किसी भी मैग्नेट से आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालोगे तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल के आसपास, साउथ पोल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ज्यादा है। इसका मतलब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं बेटा, वैसे ये भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ टेंजेंट होंगे, यानी कि दो डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। राइट, यहाँ पर थोड़ा पैटर्न आपको बना के दिखा रहे हैं, ये तो वही इंटरसेक्शन वाली बात बता रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो दो डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न दिखा रहे हैं नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ नॉर्थ अगर रख दोगे तो उसमें नॉर्थ से देखो दूर निकलेंगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा चार्ज के लिए ये पैटर्न होता है। अब बात करते हैं अगर कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल है, कोई भी बार मैग्नेट है बेटा, इस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। बार मैग्नेट की वजह से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। हालांकि ये फॉर्मूला तुम्हारे बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यही पॉइंट पी हमारा इसके यहां कहीं हो जाए, एंगल थीटा 0 हो जाए और ये किसी एक्सिस पर पॉइंट मिल जाएगा तो यही मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ये वाला डेरिवेशन है आपके सिलेबस में, ये फॉर्मूला भी सिलेबस में है। इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि यही थीटा जब 90 हो जाएगा और जो पॉइंट पी है वो इस लाइन पर कहीं ना कहीं आ जाएगा, तब यही फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब के बराबर। ध्यान से देखने वाली बात यह है, एक्सियल पोजीशन पर आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का 2 गुना होता है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में 2 गुने का डिफरेंस है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में सेट करिएगा। राइट, फिर गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक हमारे पास बार मैग्नेट है तो ऑब्वियस है इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा। नॉर्थ पोल पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह बिहेव करता है और साउथ वाला निगेटिव की तरह बिहेव करता है। अब इसके आसपास अगर मैं कैसा भी गॉसियन सरफेस मान लूं, इसके आसपास में किसी भी तरीके का एक रैंडम गॉसियन सरफेस अगर मैं मान लूंगा तो इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0, क्योंकि गॉस लॉ यही कहता है कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कितना होता है भाई, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जैसे था, तो यहां पर क्या होगा, इट विल बी म्यू नॉट टाइम्स क्यू एम। नेट चार्ज है ना, नेट चार्ज बेटा इसके अंदर 0 ही है, ये तो साफ दिख ही रहा है, गॉसियन सरफेस के अंदर नेट मैग्नेटिक चार्ज कितना है, 0 है। इसलिए इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस यानी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 0। किसी भी गॉसियन सरफेस के पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है, वो हमेशा 0 के ही बराबर होगा। यही होता है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पर आते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब यही होता है, इट इज द ability of the material to allow magnetic field lines of the forces to pass through them। और म्यू का फॉर्मूला होता है B by H। यहां पर B क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और H होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर का मतलब होता है बी बाई म्यू बी नॉट या फिर म्यू बाई म्यू नॉट, यानी कि परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। इसी रेशियो को रिलेटिव परमेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। जैसे वहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, बिल्कुल वैसा ही टर्म यहां पर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। यानी कोई भी जो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है बेटा, कोई भी एक्चुअली मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, जब उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में लाते हो ना, तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट्स वहां पर डेवलप होते हैं। वो जो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि उस सब्सटेंस में कितना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड आया है, ठीक है। इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर,
ठीक, फिर आया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इट इज द मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, एन इंटू आई के बराबर होता है ये एच। यानी कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जो कि उस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रही है, उस फील्ड की कितनी पावर है। ठीक है, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। फिर आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो एम और एच का रेशियो होता है, यानी इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फिर सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर बहुत ही वीक मैग्नेटिज्म आता है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनको रिपेल करने की बेटा कोशिश कर रही होती है। ठीक है, और ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं दे हैव स्मॉल नेगेटिव वैल्यू ऑफ द ससेप्टिबिलिटी एंड पॉजिटिव लो वैल्यू ऑफ द रिलेटिव परमेबिलिटी। यानी इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है बहुत छोटा होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, और जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो -1 से 0 के बीच में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बिस्मथ, एंटीमनी, कॉपर, लेड, वाटर, नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड, ये एग्जाम्पल्स को याद रखना। पूछा गया है सोडियम क्लोराइड की भाई कैसा है, तो सोडियम क्लोराइड डायामैग्नेटिक होता है। फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें, these are the substances in which feeble magnetism is induced in the same direction as applied magnetic field। यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वीक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इंड्यूस होती है, एंड दीज आर फीबली अट्रैक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अगर कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो ये उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट भी हो जाता है, अट्रैक्शन इसमें होता है। दीज सब्सटेंसेस हैव स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर ग्रेटर देन 1। यानी कि इसका जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, सॉरी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो 0 से n के बीच में होगा, n कोई भी नंबर हो सकता है, और रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो 0 से n+1 के बीच में होता है। क्योंकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी के बीच का रिलेशन आपको पता होगा। मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होता है वो हमारा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो 1 प्लस रिलेटिव परमेबिलिटी के बराबर होता है। यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ ससेप्टिबिलिटी की होगी, ठीक है, उससे एक ज्यादा ही वैल्यू जो है वो उसकी होनी चाहिए, राइट। ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया गया। म्यू आर जो है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जस्ट अ मिनट। म्यू आर जो है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हाँ ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर बात आई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बेटा वो होते हैं जिनको अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। ऐसे में लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी होता है, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी होता है, एंड द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज वेरी मच ग्रेटर देन 1। यानी इसके लिए सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है, चाहे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें चाहे रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें, दोनों ही वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर देन 1 होती है, राइट। इनको आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा। फिर आता है क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ है वो जनरली किसी भी एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे, टेम्परेचर की वैल्यू अगर आप बढ़ाते जाओगे तो इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो घटता चला जाएगा। सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, एक टेम्परेचर आएगा, एक सॉरी कांस्टेंट आएगा जिसको सी बोलते हैं। सी क्या है हमारा, क्यूरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैग्नेटिक susceptibility is equal to C upon the absolute temperature of that magnet। फिर क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? एक्चुअली जब हम लोग किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। उस पैरामैग्नेटिक वाले टेम्परेचर से आगे जितना टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इस बार क्या आएगा, क्यूरी कांस्टेंट अपॉन T माइनस टीसी। ये टीसी वही क्रिटिकल टेम्परेचर है जिस पर वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करना स्टार्ट करता है। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है। फिर आया इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं। कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है, ठीक है, और सॉफ्ट आयरन की लो रिटेंटिविटी होती है, लो कोर्सिविटी होती है और हाई परमेबिलिटी होती है। लो रिटेंटिविटी का मतलब बेटा सिंपल सा ये है कि एक बार अगर आपने सॉफ्ट आयरन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराया तो जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप चाहते हैं कि भैया आप स्विच ऑफ करो, अब तुरंत मैग्नेटिक फील्ड खत्म करो, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड काफी जल्दी खत्म भी हो जाती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड आ भी जाती है और जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड खत्म भी हो जाती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं द हिस्टैरिसीस कर्व मस्ट बी नैरो, यानी कि यहां पर एनर्जी का जो डिसिपेटेड होता है दैट इज कंसीक्वेंटली स्मॉल। यहाँ पर एनर्जी का जो लॉस होता है वो बहुत कम होता है, राइट।
हालांकि ये जो हिस्टैरिसीस कर्व है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। फिर परमानेंट मैग्नेट्स की अगर मैं बात करूं तो परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं वो स्टील के बने होते हैं। स्टील का बेटा नेचर ऐसा है कि एक बार मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी अगर आ गई, एक बार मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो गया, तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म बचा रह जाता है। ठीक है, तो इसकी जो रिटेंटिविटी है वो हाई है, कोरेसिविटी भी इसकी हाई होती है, और इसकी परमेबिलिटी भी हाई होती है। दे कैन रिटेन अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत समय तक ये अपने अंदर मैग्नेटिज्म को रखता है। यानी कि जब हमें परमानेंट मैग्नेट्स एक्चुअली बनाने होते हैं तो हम लोग स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिज्म काफी समय तक रिटेन रहता है। जबकि सॉफ्ट आयरन का जब हम यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक मैग्नेट है, जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हुआ तुरंत मैग्नेटिज्म खत्म। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक बार मैग्नेटिज्म आ गया तो काफी समय तक इसके अंदर बेटा मैग्नेटिज्म बना रहता है। हालांकि ये दोनों ही बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, तो एक हिंट मैंने दे दिया एक एक दो दो लाइन में आपको। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला बोर्ड एग्जाम 2024 में 3 मार्क्स में 3 मार्क्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन भी मैंने लिख दिया है, तो उसको हम लोग फटाफट डिस्कशन करते हैं। राइट, क्वेश्चन है, कह रहे हैं बार मैग्नेट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, bar magnet of the magnetic moment 2.5 joule per Tesla lies aligned with the direction of the uniform magnetic field of 0.32 Tesla। यानी मैग्नेटिक मूवमेंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन द मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन। यानी मैग्नेटिक फील्ड जब इधर की तरफ हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा इधर की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप अलाइन करना चाहते हो तो देखो, वर्क डन इन रोटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, फॉर्मूला क्या है बेटा, W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल में फॉर्मूला था ना पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला यहां पर भी है, एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू के बराबर। एम क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो कि हमें दिया है 2.5, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमें दिया है 0.32। कॉस थीटा वन पहले वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था, अब हम चाहते हैं कि उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर दें। तो पहले थीटा वन एंगल 0 था, बाद में हम चाहते हैं कि जो एंगल है वो 90 हो जाए, तो हमने कॉस 90 रखा। सॉल्व किया बेटा तो वर्क की वैल्यू आ गई 0.8 जूल के बराबर। फिर हमसे कह रहे हैं अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, यानी इनिशियली जो मैग्नेटिक मूवमेंट था वो फील्ड की डायरेक्शन में था, अब हम चाहते हैं फील्ड के जस्ट अपोजिट आ जाए। यानी इनिशियल एंगल हमारा 0 था, फाइनल एंगल हम चाहते हैं 180 डिग्री हो जाए। इसको सॉल्व किया तो फिर से पता चला कि भैया जो वर्क है वो पहले वाले वर्क का जस्ट डबल हो गया है, ठीक है, यानी कि 1.6 जूल हो गया। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन द अबव केसेस 1 एंड 2। कह रहे टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा, पहले केसेस में जब आप चाहते हो कि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए तो ऐसे में साइन 90 होगा जो कि 1 होता है, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। सेकंड केस में जब आप चाहते हो कि भाई वो जस्ट अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, एंगल बेटा 180 हुआ, साइन 180 जो है हमारा वो 0 के बराबर होता है, तो टॉर्क की वैल्यू भी 0 हो गई। ध्यान रखना टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है ना पीई साइन थीटा, बिल्कुल वैसे ही यहां पर फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा में जो थीटा है वो इन दोनों के बीच का एंगल होता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक नंबर में पूछा गया 2024 का PYQ है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कह रहे हैं वायर ऑफ लेंथ 4.4 मीटर इज बेंट राउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर लूप एंड कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो करंट इंटू एरिया के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ लूप्स भी होते हैं, बट यहां पर केवल एक ही लूप बेटा बनाया गया है, ठीक है। अब अगर किसी भी एक वायर को बेंड करके तुम इस तरीके का शेप बनाओगे तो इस वायर का जो लेंथ था वही लेंथ तो सर्कमफरेंस बन जाएगा, यानी कि वायर का जो लेंथ L था वो 2 पाई r बन गया यहां पर। तो रेडियस की वैल्यू बेटा L अपॉन 2 पाई आ गई, वही हम लोग यहां पर यूज करेंगे। करंट की वैल्यू 1 एम्पियर दे रहा है, एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं उसको हम लोग यहां पे रख देंगे, ठीक है। तो L स्क्वायर अपॉन 4 पाई बन जाएगा यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। एल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है भैया, लेंथ कितना है 4.4 मीटर, तो एज इट इज उसको हम लोग यहां रखेंगे, 4 पाई की वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा निकल आया है 1.54 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा करंट इंटू एरिया, करंट का यूनिट एम्पियर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर दैट इज द यूनिट ऑफ योर मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से एक नंबर का है, कह रहे हैं करंट carrying circular loop of magnetic moment M is suspended in a vertical plane in external magnetic field B such that plane is normal to the magnetic field। यानी बेटा मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ था और जो सर्कुलर लूप का जो प्लेन है वो प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। बेटा प्लेन जब परपेंडिकुलर होता है ना तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होता है, दोनों के बीच का एंगल 0 है। फिर हमसे कह रहे हैं
द वर्क डन इन रोटेटिंग दिस लूप, कह रहे हैं वर्क डन इन रोटेटिंग दिस लूप बाय 45 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज क्लोजेस्ट टू, यानी कि आपसे कह रहे हैं इस लूप को ऐसा घुमा दो कि इन दोनों के बीच का एंगल 45 बन जाए। तो बेटा ये लूप जो ऐसा था इसको भी मैं ऐसा कर दूंगा। जैसे ही मैं लूप को ऐसा करूंगा, अब जरा चेक करना, डाइपोल मूवमेंट इधर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो वर्क का फॉर्मूला हम लोग पीछे अभी पढ़ चुके हैं कि भैया एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यहाँ पे थीटा 1 0 है, यहाँ पर जो थीटा है वो 45 हो गया हमारा। तो दोनों को रखेंगे, cos 45 1 बाई अंडर रूट 2 होता है, cos 0 1 होता है बेटा, तो 1 माइनस 1 बाई रूट 2 कर देंगे, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, इट इज 0.3 MB के बराबर, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। आज भी मैंने ये बात पॉइंट किया था कि भाई सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। एग्जांपल्स में मैंने सबके एग्जांपल्स दे रखे हैं, उन एग्जांपल्स को जरूर याद करो। देखो 1 नंबर का इस तरह का क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है, सर रीजन क्या है डायामैग्नेटिक का। केमिस्ट्री में आप सबने ये बात पढ़ रखा होगा कि अगर कोई ऐसा आयन है हमारे पास जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो पैरामैग्नेटिक है, अगर अनपेयर्ड नहीं है तो वो डायामैग्नेटिक होता है। किसी भी NaCl में देखोगे तो Na+ होगा, Cl- होगा, ठीक है। बाकी इसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा, तो उसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, राइट। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, चार्ज E है, इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, derive an expression in the vector form for magnetic dipole moment in terms of the orbital movement, what is the gyromagnetic ratio। तो बेटा साफ सीधी सी बात है, देखो ये सीधा सीधा एक डेरिवेशन है, 3 मार्क्स का डेरिवेशन पूछा गया है। डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस को मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए भी आगे विजेता सीरीज आएगी, वहां पर आपसे पूरा डिटेल्ड सारे डेरिवेशन, सारे क्वेश्चन, सारी बातें वहां पर आपसे वन शॉट में किया जाएगा। माइंड मैप का काम ये होता है कि अभी आपको पहले रिवीजन करा रहे हैं, फिर आपको विजेता सीरीज में सारी चीजें डिटेल में पढ़ाएंगे वन शॉट में, उसके बाद फिर से आप इसी माइंड मैप के थ्रू अपना रिवीजन करोगे, तब आपको वो मजा आएगा कि हाँ यार अब मजा आया, पूरी पूरी बात अब समझ में आ रही है, राइट। तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बेटा प्रॉपर डेरिवेशन है, राइट, आपको आपकी किताबों में मिल जाएगा, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, किसी भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी है वो स्मॉल होती है और नेगेटिव होती है, ठीक है। ये चीज आपको एज इट इज याद करना है। व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स। ये भी देखो 3 मार्क्स में पूछा गया, यानी कि फेरोमैग्नेटिज्म की जो डोमेन थ्योरी थी दैट इज इंपॉर्टेंट, आप सभी को उसका थ्योरेटिकल पॉइंट जो है लिखना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो 2 मार्क्स का है, यहां पर फिर से वही कह रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 में देखो फिर से पूछा गया 2 नंबर का डेरिवेशन, राइट। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट इज दैट ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, इनमें से कौन है जो पैरामैग्नेटिक है। तो बेटा कॉपर एल्यूमिनियम था, लेड आयरन है, निकल कोबाल्ट है, यहां पर करेक्ट आंसर है हमारा सोडियम एंड कैल्शियम, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, इसीलिए वो पैरामैग्नेटिक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना होते तो डायामैग्नेटिक हो जाते, राइट। तो सोडियम और कैल्शियम जो है वो पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल हो सकता है। कह रहे हैं एन आयरन नीडल इज केप्ट नियर अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, इट विल एक्सपीरियंस, कोई भी आयरन नीडल को जब आप स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट के पास लाते हो तो बेटा उसमें फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है, ठीक है। जैसे ही आप किसी भी मैग्नेटिक नीडल को आयरन किसी भी मैग्नेट के पास लेकर के आओगे तो ऑब्वियस है अट्रैक्टिव फोर्स भी लगेगा और वहां पर टॉर्क भी लग रहा होता है, टाउ बराबर mb sin थीटा, है ना। तो टॉर्क भी होगा और फोर्स भी होगा, दोनों ही चीजें होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन द रेंज 0 to एप्सिलॉन, यानी 0 से कुछ n के बीच में, जहां पर ये जो n है वो कोई पॉजिटिव स्मॉल नंबर है। तो ऐसे कौन से सब्सटेंसेस होते हैं बेटा डायामैग्नेटिक वाले, यानी कि यहां पर कौन सा एग्जांपल होगा हमारा एल्यूमिनियम, राइट। एल्यूमिनियम जो होता है, ठीक है, उसी की जो ससेप्टिबिलिटी है वो 0 से बहुत स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू तक होती है। फिर ठीक है, तो इस चैप्टर पर देख लो, इतनी ही चीजें इस चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछी गई हैं, यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस देख करके ये समझ में आ रहा होगा कि पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जाम्पल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म में जो डोमेन थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट है और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में यही इतनी चीजें अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो इसी से रिलेटेड देखो बोर्ड एग्जाम्स में बेटा क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। मिलेंगे अगले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के माइंड मैप सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये सेशन आप सभी को कैसा लगा।